सभी पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूं और आप हमने शॉर्ट नोटिस पर आपको सूचना भेजी, आप उपस्थित हो गए सब। मैं इसके धन्यवाद भी देता हूं। मैं अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के चेयरपर्सन आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो वर्षों से 93 से, लेकिन उस आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था, स्तर नहीं था, तो उस आयोग की ताकतें कम थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जैसे ध्यान में आ गया तो उन्होंने 2018 में आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बाद में, और उसके बाद में अभी पिछले 6 माह पूर्व उसका चेयरपर्सन बनने के बाद मैंने जो देखा है, कुछ काम करने का मौका मिला है, तो कुछ काम करते समय में और सरकार की जो मंशा है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को हमें जो बात सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, उसी के अनुरूप इतने नहीं कि संविधान में जो हमें अधिकार दिया है देश में लोकतंत्र की स्थापना के बाद में, हम सभी को समानता का अधिकार देते हैं, विषमता समाप्त करने का देश का संविधान कहता है। तो पिछड़ों को भी न्याय मिले, उन्हें भी हर क्षेत्र में समानता से शिक्षा हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, बिजनेस में हो, सभी जगह पर उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। इसी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। मैं आपके नॉलेज में इतना देता हूँ कि इस आयोग के और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति महोदय के सूचना भेजकर मुझे जो अधिकार दिया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमें संवैधानिक, अभी हमें 27% का आरक्षण है ओबीसी को, पिछड़ा जाति को, वो पूरा हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट हो, बैंक हो, पीएसयू हो, सरकारी दफ्तर में हो। और इतना ही नहीं तो एक सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर जो होते हैं उनमें भी 27% आरक्षण दिया हुआ है, जो सरकारी कंपनियों में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं। इस सब करते समय में मैंने आपको सबसे पहले बड़ी अच्छी बात यह है कि 2006 में लोकसभा में जो बिल पारित हुआ था सेंट्रल एजुकेशन एक्ट में, तभी से हम लोगों को मेडिकल कॉलेज में आरक्षण मिलना चाहिए था पिछड़ा जाति के लोगों को। सरकार ने दिया नहीं, और अभी जब हमने 2020-21-22 में जो इस सरकार ने जो आरक्षण दिया है, तो जिस माध्यम से इस वर्ष, पिछले वर्ष करीब मेडिकल कॉलेज में 4000 छात्रों को, जिसमें 1500 MBBS के, 2500 MD के छात्रों को न्याय मिला है। अगर 2006-07 से अगर न्याय मिलता, आरक्षण मिलता, करीब 50-52 हज़ार छात्रों को इसका लाभ मिलता पिछड़ा जाति के। एक बहुत बड़ा नुकसान पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए सभी को न्याय देने की कोशिश की है। इसी तरीके से 2006-07 में ही जो एक्ट बना था, उसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय में भी हम आरक्षण दे सकते थे, जो अभी लागू हुआ है। इसमें हजारों बच्चों को इसमें फ़ायदा मिल रहा है। मैंने आपको इसमें नोट में कुछ फिगर दिए हैं कि करीब शैक्षणिक क्षेत्र 2021-22-23 में करीब 1,19,000 से अधिक ओबीसी बच्चों को दाखिला दिया गया है केंद्रीय विद्यालयों में, जो पहले इससे वंचित रहा करते थे। ऐसे नवोदय का भी वही हिसाब है और सैनिक स्कूल का भी वही है। वैसे ही राष्ट्र के, देश के वित्त निगम में भी सरकार ने ओबीसी के लिए जो दिए हैं लाभार्थी के रूप में जो लोन दिया जाता है 4 से 6% ब्याज के दर पर, उसमें भी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हम आयोग के माध्यम से इसका हम रिव्यू लेते हैं तो उस सब सामने बातें आई हैं। 1,94,810 से अधिक लाभार्थी इसमें पाए गए हैं, और इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। लोगों में जागृति करने की जरूरत हमें महसूस हुई है। एक विशेष करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि
बैंकों में और जो लोन मिलता है बिजनेस के लिए, उसमें भी मुद्रा लोन से लेके और प्रधानमंत्री जन धन योजना से लेके हर चीज़ में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लाखों लोगों को ओबीसी होने की अभी यहाँ पे ट्रेस हुआ है कि ओबीसी लोगों को हमने कोटा पूछा है कि आप कितना लोगों को दे रहे हैं। आयोग के रूप में मैंने इसकी जानकारी ली है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में मैंने आपको लिखित दिया हूँ। तो बहुत बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जन धन योजना में भी एक बैंक का उदाहरण, पंजाब नेशनल बैंक में 2022-23 में 77.74 लाख ओबीसी लोगों को जनधन खाते का लाभ मिला है, जिसमें 3,578 करोड़ से अधिक रुपए वहाँ जमा पाए गए। वैसे ही हमने पंजाब नेशनल बैंक के समान ही यूनियन बैंक के भी हमने रिव्यू लिया है, उसके भी हमने यहाँ पे आपको फिगर दिए। सरकार की इस नई ओबीसी के प्रति जो आस्था है नई सरकार की, उसमें पेट्रोल पंप का भी आरक्षण, गैस कनेक्शन का भी आरक्षण में 27% देने की वजह से हजारों ओबीसी परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है, एजेंसी का और पेट्रोल पंप की आउटलेट का। ये पहली बार देश में हो रहा है। अभी देखिए कि हमारे इस सरकार ने 2018 में ओबीसी के लिए 9,629 पेट्रोल पंप का ओबीसी के विज्ञापन निकाला था। ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। इसी तरीके से गैस कनेक्शन का भी ऐसी फिगर आया हुआ है। आईआईटी में ओबीसी क्षेत्र छात्रों को भी ट्यूशन की फीस जो माफ की गई है, उसका भी बहुत ओबीसी छात्रों को बहुत लाभ मिला है और इससे ओबीसी छात्रों को आईआईटी स्तर के उच्च शिक्षा में भी प्रवेश लेने के लिए रास्ता खुल गया है। और ये सभी बातों के साथ में मैं अभी आपको बीते 6 माह में हमने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से काम किया है, तो मैं करीब महाराष्ट्र में है, बिहार में है, पंजाब में है, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के दौरे किए हम लोगों ने। यहाँ पर जितने भी सरकारी नौकरियों में, तो सरकार में हो या पीयूसी में, बैंकों में हो, सभी जगह की हमने रोस्टर चेक किए हैं और सभी जगह पर रोस्टर में कहीं ना कहीं कमियां पाई गई है। अब मैं किसी कंपनी का या किसी सरकारी दफ्तर का उल्लेख नहीं करता हूँ, लेकिन सभी स्टेट में कहीं ना कहीं खामियां थी। हमने उन्हें निर्देश दिए आयोग के चेयरमैन के रूप में कि ये जल्दी रोस्टर दुरुस्त करे और कहीं पर भी पिछड़ा जाति के कर्मचारियों पे अन्याय ना हो, वर्ग के लोगों पे। इसका हमने स्पेशल उनको निर्देश दिया है, आदेश भी दिया है, जो हमारा अधिकार में आता है। करीब हमने आयोग में 6 माह में 100 से अधिक मामले जो गंभीर चल रहे थे उसको निपटारा कर दिया है। पंजाब, चंडीगढ़ में आयोग के शासकीय दौरे के दौरान हमने 10 से ज़्यादा मामले को निपटाया है। वैसे बिहार में भी हमने 100 से अधिक मामले, वहाँ हम जब गए थे स्वयं लेके वहाँ पे हियरिंग ली थी, तो 100 से अधिक मामले वहाँ निपटाए। इसके सभी जगह पर ऐसे ही 300 से अधिक मामले हमने दफ्तरों में बैठ के सॉल्व किए हैं। और पश्चिम बंगाल के विभिन्न विश्वविद्यालयों में ओबीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर के 95 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 80 पद और प्रोफेसर के 56 पद बैकलॉग के चिन्हित किया गया। हमने उस वक्त वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से कहा था कि इन जो भी यहाँ बैकलॉग है उसे पूरा करें, क्यों तो हमें उनके ओबीसी वर्ग के लोगों का ये अधिकार है, इसे पूरा करने का पूर्ण अधिकार सरकार को होता है, चीफ सेक्रेटरी की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ऐसे हमने सभी जगह पे, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी ऐसी कमियाँ दिखी उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। कुछ राज्यों में हमें एक केंद्रीय आयोग के रूप में, जैसे राज्य में ओबीसी की जो सूची होती है बीसी की, ओबीसी की, वैसे ही कुछ राज्यों से हमें प्रस्ताव आए हैं कि जिन्हें केंद्रीय ओबीसी में सम्मिलित किया जाए। इसकी जो प्रक्रिया होती है, हमें राज्य सरकार सूची भेजते हैं कि राज्य सरकार में इन जाति को हमने ओबीसी में रखा हुआ है, बीसी में रखा हुआ है, आप केंद्रीय सूची में सम्मिलित करें। तो इसमें गुजरात से कुछ जातियाँ आई थी, जो खरक जाति की हमें सूची मिली है, हमने उसकी प्रक्रिया चालू कर दी है। महाराष्ट्र से भी, महाराष्ट्र सरकार ने भेजी है, लोधी, लिंगायत, भोयर, पवार, झाड़े
और भी 2-3 जातियों के उन्होंने हमको नाम भेजे थे। एक कुल मिलाकर तेलंगाना में भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ की राज्य सरकार ने 40 जातियों को ओबीसी में सम्मिलित करने का हमें रिक्वेस्ट की है, सूची भेजी है, अर्थात रिक्वेस्ट में सिफारिश की है। उस पर हमने प्रारंभ कर दिया है काम करने का। अभी हम उसको इस 1 माह में हम सभी इन जातियों को, आंध्र प्रदेश से भी कुछ जाति आई है, तुरुपु कापू जाति है और भी जातियाँ हैं, इनको भी ओबीसी सेंट्रल में सम्मिलित करना है। हिमाचल प्रदेश से भी आई हुई मजरा जाति की नाम से, हरियाणा में भी गोसेन जाति का आया है, कुछ असम से भी कुछ जातियों के आए, पंजाब से भी कुछ जाति के आए हैं। यादव वहाँ ओबीसी में नहीं आते, केंद्र में ओबीसी में लेने की सूचना की है। इस तरीके से राज्य सरकार के जो अधिकार है, हमारे जो अधिकार है, दोनों तालमेल बिठा के हम ओबीसी को हम अपनी यादी में, सूची में लेते हैं। तो सरकार ने 2021 में जो संविधान 105 का संशोधन किया था और जिसमें राज्यों को ही ओबीसी में सम्मिलित करने का राज्यों का अधिकार दिए, तो जो भी हमें करना है राज्य सरकार के माध्यम से हमें सेंट्रल ओबीसी में सूची में लेने का अधिकार है। कुछ गंभीर बातें हमारे सामने आई है, जो कि ये तो हमने दिया है कि किस तरीके से हमारे केंद्र सरकार ने जो ओबीसी आयोग को अधिकार देने के बाद में और 27% का जो आरक्षण संवैधानिक स्वरूप में देने की वजह से जो मेडिकल है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से प्रगति हुई है, न्याय मिला है, उसका हम जब रिव्यू ले रहे थे तो राजस्थान में हम जब गए थे तो राजस्थान में नॉन क्रीमिलियर ओबीसी के प्रमाण पत्र बनाते समय एक बड़ी गलतियां चल रही थी, अनदेखी हो रही थी। ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बहुत महत्व का होता है। उसके बगैर लड़कों की एडमिशन या सिलेक्शन में प्रॉब्लम आते हैं, प्रमोशन में प्रॉब्लम आते हैं। तो उसमें नॉन क्रीमिलियर के लिए वहाँ पर क्या होता था कि माता पिता का आय तो देखी जाती है, लेकिन वहाँ पर बहन भाई और भी नजदीक के रिश्तेदारों की भी आय देखी जा रही थी और उनको वंचित रखा जा रहा था। हम 21 फरवरी को वहाँ गए थे तो हमने उनको मुख्य सचिव से मीटिंग के बाद में हमने निर्देश दिया है कि आप गलत कर रहे हैं, ओबीसी छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने दुरुस्त करने का पूरा प्रक्रिया चालू कर दी और हमें पत्र आया है कि उन्होंने उसमें सुधार कर दिया है। राजस्थान में 7 जिले ऐसे थे कि जो हम रिव्यू लेने गए थे कि वहाँ ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, और हमने पूछा कि ओबीसी रहते बोले कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उसमें जांच हुई, हमने निर्देश दिया था कि सभी लोगों को कुछ कम प्रमाण में क्यों ना हो और संख्या कम हो, लेकिन आरक्षण देना चाहिए, ये संवैधानिक अधिकार है उनका, तो उन्हें देने का प्रारंभ कर दिया है। बिहार में जब हम 11 मई को गए थे तो वहाँ पर एक बड़ा गंभीर मामला ऐसा आ गया है कि बिहार और झारखंड 2 स्टेट एक थे पहले। झारखंड जब अलग हो गया तो वहाँ पर कुर्मी जाति के लोगों को आरक्षण मिलता था, उसका नाम था कुर्मी में मोहंती, ऐसा उसको लिखकर उसको जाति मिलता था। छोटा नागपुर क्षेत्र में वो लोग रहते हैं, वहाँ लिखा होता छोटा नागपुर क्षेत्र। जब बिहार को अलग किया गया, झारखंड को अलग किया गया, तो उसमें सुधार नहीं हुआ है और इतने दिनों से हमको कुर्मी जाति के लोगों को आरक्षण जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। लेकिन चोरी छुपे उन लोगों को आरक्षण दिया जाता था कि कुर्मी रहते हुए उसमें वो उसको पब्लिक में उनको दिया नहीं है कि भाई छोटा नागपुर क्षेत्र में जो देते हैं वहाँ वो मोहंती जाति के लोग कुर्मी मोहंती रहते हैं, तो वो न लिखते हुए भी उनको दिया जा रहा था। अभी हम जब वहाँ गए थे तो हमने उनको बोला है कि गलत है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, आप उसको अमेंडमेंट लाइए, इसमें सुधार कीजिए, आपके व्यवसाय को दुरुस्त कीजिए। तो वहाँ पर उसके बाद में उन्होंने दुरुस्ती की और साथ में ही वर्षों से अर्थात 1993 से लेकर अभी तक, जब हम 11/5 को बिहार गए थे तब तक का नॉन क्रीमिलियर के लिए वहाँ पर 4th श्रेणी के 3य श्रेणी के कर्मचारियों का आय जो देखी जाती है आय, उसमें काउंट नहीं होती है और साथ में खेती से मिलने आय को भी काउंट नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर वर्षों से ये चल रहा था कि 4th क्लास 3rd श्रेणी के 4th श्रेणी के कर्मचारियों की आय अपने बच्चों के लिए बाधा बन गई थी और कृषि की आय भी उसमें काउंट नहीं होती। तो इस वजह से वर्षों से वहाँ का ओबीसी वर्ग नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लेने में अड़चनें पैदा हो रही थी
और कई दिनों से ये मामला चल रहा था। जब हमने मीटिंग ली और वहाँ पर हमने चीफ सेक्रेटरी नॉलेज में बात ला के दी है कि कुर्मी जाति का विषय और नॉन क्रिमिनल में जो वादा आ रही है ओबीसी वर्कर के लिए, जो सरकार चाहती है कि इन्हें न्याय मिले, केंद्र सरकार की नीति बनी है, राज्य ने माना है और ओबीसी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन कहीं चला है तो बिहार से चला था और बड़े बड़े नेता वहीं से निकले थे, फिर भी वहाँ ऐसा अन्याय हो रहा था। दूर करने में हमें सफलता मिली है, अभी वहाँ पे सुधार हुआ है और वर्षों से जो अन्याय हुआ था वो हुआ है, उसमें बहुत नुकसान हुआ है ओबीसी वर्ग के छात्रों का। तत्कालीन तो आज तक उसमें सुधार हो रहा है, हो जाए। इसमें और एक सबसे विशेष बात है कि पंजाब में 27 आरक्षण होने के बावजूद भी वहाँ पे 12% आरक्षण दिया जा रहा है, 13-12। हमने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो जवाब तो नहीं था। हालांकि वहाँ पे एससी वर्ग के लिए 25% आरक्षण दिया जा रहा है 50 में से और 12 ओबीसी को दिया जा रहा है, टोटल 37 जा रहा है, 13% बचा हुआ है। मतलब ये क्यों हो रहा है, क्यों रोका हुआ है, किसके लिए रोका हुआ है, जवाब तो दे नहीं पाए। फिर हमने वहाँ निर्देश दिया है कि जो 25% आपने दिया है एससी को, तो बचा 25% आप ओबीसी को दिए। अभी हमें जवाब आया है कि हम उसमें 7% देना चाहते बढ़ाकर, ऐसा कहा है, अभी दिया नहीं है। तो ऐसे कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ में कई राज्यों के ऐसी गलतियां हैं, किसी में आरक्षण देने में रोका जाता है। विशेष करके मैं पश्चिम बंगाल के आरक्षण में बहुत बड़ी धांधली होने की बात बताता हूँ। धांधली का मतलब अनियमितता हुई है, बड़े बेजिम्मेदार तरीके से वहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा है। वहाँ पर हमने जब रिव्यू लिया 25 फरवरी को हम गए थे 2023 को, तो वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ने एक हमें बड़ी गंभीर जानकारी दी है कि वहाँ पर कुल मिलाकर, आपको मैं दिया हूँ यहाँ पर 179 जातियाँ जो है वहाँ पे ओबीसी में आती है और उसमें से करीब 118 जातियाँ मुस्लिम ओबीसी है और बची जातियाँ हिंदू ओबीसी। ये तो बड़ा अजीब लगा हम लोगों को, ये कहाँ से आ गई इतनी जाति है। हम मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ में नहीं बोलना चाहता हूँ मैं ओबीसी कमीशन का चेयरमैन होने के नाते मुस्लिम जातियों को भी आरक्षण मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन हिंदू ओबीसी से बढ़ के मुस्लिम ओबीसी कहाँ से आए, उसके बाद उनका जवाब तो नहीं था बराबर तरीके से। और फिर बाद में वहाँ पर बात सामने आई कि वहाँ पर करीब उन्होंने 2 विभाग किए, ए कैटेगरी बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में जो है 90 से अधिक मुस्लिम ओबीसी हैं 100 में से, और बी कैटेगरी में 90% अधिक हिंदू ओबीसी है। और जिस तरीके से वहाँ पे आरक्षण के साथ में खिलवाड़ हुई है, अभी जो ए और बी का उन्होंने बाइफर्केशन करके झुकता हुआ माप जो झुकाव जो दिया है ए में, तो उस वजह से क्या हुआ है कि अभी पुलिस भर्ती हुई, शिक्षक भर्ती हो रही है, तो उसमें अधिक नुकसान जो असल में ओबीसी नहीं है। कई हमने देखा वहाँ हम शिकायत ऐसी मिली कि उसमें से कई लोग ऐसे कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, कई लोग म्यांमार से रोहिंग्या भी उसमें घुस गए ओबीसी में, और असली ओबीसी का हिस्सा छीनकर बंगाल सरकार के द्वारा वहाँ पर खिलवाड़ हुई है, ये हमने सामने देखा है। ये इस तरीके से ये खिलवाड़ होने से कहीं पर कोई राज्यों में ओबीसी आरक्षण के साथ में गलतियां करते हुए सरकार की जो नीति से छेड़कर और मंडल आयोग की सिफारिश के बाद में पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया है 2018 में, उसका इम्प्लीमेंट न करते हुए इस तरीके से ओबीसी के साथ में यहाँ पर पंजाब में कुछ जगह पे कम दिया हुआ है, बिहार में भी खिलवाड़ हुई है, बंगाल में भी खिलवाड़ हुई है। इस तरीके से राजस्थान का भी कुछ क्रिमिनल को लेकर विषय चल रहा था। इस सारी बातों की जानकारी देते हुए इतना कहूँगा कि सरकार की प्रामाणिकता ये है, जिस आयोग का मैं चेयरपर्सन हूँ, मेरा जिम्मेदारी है कि सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण मिल रहा है नहीं मिल रहा है, विषमता समाप्त करनी है तो सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिले। आदिवासी का भी आरक्षण चलता रहे, ओबीसी का भी आरक्षण चलता रहे, एससी का भी आरक्षण चलता रहे, इसके बाद भी देश प्रगति पर जाएगा। इसी भावना से मैं इतना कहूँगा कि जिस देश की सरकार अपने मंत्रिमंडल में भी 35% मंत्री बनाती है ओबीसी के,
उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्रिमंडल में 40% ओबीसी मंत्री बनाती है। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे आयोग के माध्यम से अभी हम 12 स्टेट जा चुके हैं। 12 स्टेट में कुछ वहाँ तो हमने जो गलतियाँ देखी थी उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। और साथ में ही अभी जितने भी हमने सरकारी कंपनियों बैंक से रिव्यू लिया है उसमें बीपीसीएल से लेके एचपीसीएल जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, आईओसीएल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में हमने रिव्यू लिया है। और साथ में जो बैंक्स है अभी हम 4 बैंक से हमने रिव्यू लिया है। 12 बैंक का है देश में, नेशनल, यूको बैंक, एसबीआई और यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक से हमने पूरा रिव्यू लिया है। चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में भी हमारा कुछ वहाँ की जो पीजीआई है और साथ में हिंदुस्तान सालन लिमिटेड है, शॉर्ट लिमिटेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, दिल्ली विश्वविद्यालय है और आईआईटी दिल्ली, ऐसे अनेक कंपनियों में, अनेक यूनिवर्सिटी में, अनेक बैंकों में जाने के बाद भी हमें लगा कि सब जगह रोस्टर मेंटेन नहीं होता है। हमारा काम है कि रोस्टर मेंटेन हो, नौकर भर्ती में 27% का उन्हें अधिकार मिले और साथ में सभी छात्रों को, भी छात्रों को पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा सरकार, कोई राज्य सरकार ना लाए। और इस दिशा से हम काम कर रहे हैं। और इन सभी में मैं जो उच्च शिक्षा विभाग के बारे में थोड़ी फिगर देना चाहता हूँ मैं आपको। एक अच्छा सरकार की उपलब्धि बहुत बड़ी मानी जाएगी। उच्च शिक्षा क्षेत्र में हमने जो देखा है कि ओबीसी छात्रों का जो नामांकन जो 2014-15 में हुआ था, 1.13 करोड़ हमारे छात्रों का वहाँ पे नामांकन हुआ था 2014-15 में। अभी 2020-21 में 1.48 करोड़ का हुआ। इसका मतलब 32% छात्रों का इसमें नामांकन बढ़ा है। छात्रों की संख्या बढ़ गई आरक्षण के लिए। उच्च शिक्षण क्षेत्र में जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी 2014-15 में और 2021 की तुलना में अभी जब पहले जो थे 3.51 लाख शिक्षक थे 2014-15 में ओबीसी के। अभी सरकार ने जो आरक्षण घोषित किया है सख्ती से, तो उसमें इस सरकार के कार्यकाल में हमने रिव्यू लिया तो हमें एक बहुत अच्छा फिगर मिला है कि 2020-21 में 5 लाख से अधिक ओबीसी शिक्षक अभी बने हैं। उसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। 42.4% की शिक्षकों के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिली है। और इस तरीके से हमारे देश में ओबीसी आयोग को जो काम दिया हुआ है, उस काम को देखते हुए, हमने जब काम किया है तो अभी देश में बहुत बड़ी क्रांति आई हुई है। जो पिछड़ा वर्ग जो होता है, एक मेहनती वर्ग होता है, मेहनत करने वाला है, उसमें सभी हमारे कर्मकार जो होते हैं, जो जातियाँ मेहनत करती है, कर्मकार मतलब बढ़ई है, बुनकर है, दर्जी है, सुनार है, ये इस प्रकार की जातियाँ अधिकांश ओबीसी में है।